नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। आज मैं लेके आऊं आपके सामाजिक विज्ञान का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू। ये सभी क्वेश्चन बच्चों जो दिल्ली गवर्नमेंट है उन्होंने अपने बच्चों के लिए जारी किया था। तो जो बच्चे दिल्ली के आप में से हैं, उन्हें तो पता ही होगा कि आपका असेसमेंट आया था। तो 10 असेसमेंट है मेरे पास और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने कर भी रखा है ना तो भी आप इसे 2-3 बार जरूर करके जाएं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट ने खुद जारी किया आपके लिए। तो सीधी सी बात है, इसमें सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही होंगे। तो चलिए, अगर आप दिल्ली के बाहर के नहीं भी हैं तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसएसटी के क्वेश्चन और एमसीक्यू में बहुत अच्छे क्वेश्चन है इसमें। तो पहले मैं हिंदी मीडियम कराता हूँ, फिर मैं आपको इंग्लिश मीडियम कराऊंगा। पहले ये वीडियो जो है पूरा हिंदी मीडियम के लिए, इंग्लिश मीडियम का वीडियो इससे अलग होगा। पहला क्वेश्चन है, पहले असेसमेंट, ये असेसमेंट नंबर 1 है। असेसमेंट नंबर 1 का आंसर बता रहा हूं आपको। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंश पर झुकी होती है? तो याद रखना बच्चों, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 डिग्री 30 मिनट झुकी होती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंश झुकी होती है? तो 23 डिग्री 30 मिनट। तो डी इसका आंसर आएगा। मानचित्र में उत्तर दिशा किस ओर होती है? तो उत्तर दिशा होती है ऊपर की ओर। नॉर्थ डायरेक्शन ऊपर की ओर होती है, तो ऊपर की ओर। ए जो था इसका करेक्ट आंसर था। बहुत जल्दी कराऊंगा ताकि आपको चीजें जल्दी याद हो जाए। भारत को कुल कितने भौतिक भागों में बांटा गया है? तो भारत को कुल 6 भौतिक भागों में बांटा गया है। 6 फिजिकल डिवीजन है इंडिया के, जो आपके चैप्टर 2 में भी गिवन है। तो आपको 6 पे टिक करना है। हालांकि मैंने कई जगह देखा कि 5 लिखे हुए हैं, बट भारत के कुछ भौतिक वितरण जो है वो 6 है, जो आपके चैप्टर 2 में गिवन है। भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में कुल राज्यों की संख्या इस समय 28 है। तो 28 पे आपको टिक करना है। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार लगभग कितना है? तो 30 डिग्री है, जिसकी वजह से 2 घंटे का अंतर है। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात की कहानी आपने पढ़ी होगी। तो भारत का कुल अक्षांशीय और देशांतर विस्तार जो है बच्चों वो 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। भारत में कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? देखिए, याद रखिए, अरब सागर में 2 ही नदी जाके गिरती है। एक का नाम है नर्मदा और एक का नाम है तापी। ये 2 ऐसी नदी हैं जो उल्टी दिशा में बहती है। तो ऑप्शन देखिए, तापी मुझे मिल गया, तो तापी पे हम लोग टिक कर देंगे। डी हमारा करेक्ट आंसर है। भारत की जो यामोत्तर रेखा है, जिसके स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन बोलते हैं, भारत की मानक यामोत्तर रेखा उत्तर प्रदेश के कहां से गुजरती है? तो मिर्जापुर से गुजरती है। चैप्टर नंबर 1 में दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य, बच्चों याद रखना, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। तो बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। भारत में पूर्व में स्थित एक पड़ोसी देश का नाम बताना है। पूर्व में, तो अगर आपने भारत के पड़ोसी देश पढ़े हैं तो पूरब दिशा की ओर आपसे पूछा है, पूरब दिशा की ओर। तो पूरब दिशा की ओर 2 पड़ोसी देश है हमारे, एक बांग्लादेश और एक म्यांमार। तो यहां पर ऑप्शन देखिए, बांग्लादेश है, म्यांमार नहीं है। तो 2 पड़ोसी देश है, बांग्लादेश और म्यांमार। तो बांग्लादेश इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बंगाल की खाई में स्थित भारत के द्वीपीय समूह, बंगाल की खाई में कौन सा द्वीप है? तो बंगाल की खाड़ी में हमारा द्वीप समूह कौन सा है? याद कीजिए, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। तो सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो आपको सी पे टिक करना। ये आपका असेसमेंट नंबर 1 था। जल्दी से याद कीजिए। अब मैं स्टार्ट करने वाला हूं असेसमेंट नंबर 2। तो असेसमेंट नंबर 2 जी भाई साहब आ जाओ आगे। असेसमेंट नंबर 2 जैसे आप देख सकते हो असेसमेंट नंबर 2 है। तो इसका आंसर मैं आपको बताने वाला हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, फर्स्ट टर्म के एग्जाम के लिए, सभी स्टेट के बच्चों के लिए जिनका एमसीक्यू एग्जाम आ रहा है। भारतीय संसद जो है वो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, देखिए भारतीय संसद 3 चीजों से मिलकर बना है। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, इन तीनों से मिलकर बनता है। लोकसभा चुनाव के बाद, जब भी लोकसभा चुनाव होती है पूरे देश में, बहुमत प्राप्त जो जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है वो अपना सरकार बनाती है। कभी कभी बहुमत ना होने की दशा में, मान लीजिए किसी एक पार्टी को, मान लीजिए ए पार्टी है, उसको बहुमत नहीं मिला, तो वो गठबंधन की सरकार बनाती है। यानी वो बी से, सी से, डी से, ई से, इन सबसे हेल्प लेती है और इनसे हम सरकार बनाते हैं। संसद में बहुमत प्राप्त दल का विरोध करने वाली राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाती है। अब इसका जो विरोध करेगी उसे बोलेंगे विपक्षी दल, जो इसका विरोध करेगी उसे बोलेंगे विपक्षी दल बोलेंगे। प्रधानमंत्री सत्ताधारी शासन करने वाले दल का मुखिया होता है। प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों का चुनाव करता है, जैसे स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, इन सबका इनके काम की भी निगरानी करता है, वगैरह वगैरह। इस टाइप का आपको एक एमसीक्यू, एक पैराग्राफ दिया हुआ है और फिर 5 क्वेश्चन आपसे पूछे गए।
भारतीय संसद किनको मिलकर बना है? कितना आसान क्वेश्चन है। भारतीय संसद किनको मिला बना है? तो राज्यसभा, लोकसभा, नहीं इसमें राष्ट्रपति नाम नहीं आया, राष्ट्रपति, राज्यसभा, इसमें आपका लोकसभा नाम नहीं आया, लोकसभा, राष्ट्रपति, इसमें राज्यसभा का नाम नहीं आया, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा तीनों है। तो जो फोर्थ है वो आपका करेक्ट आंसर है, तो आपको 4 पे टिक करना है। संसद में बहुमत प्राप्त नहीं होने, जब संसद में बहुमत प्राप्त नहीं होती है तो सरकार कैसे बनती है? एक दलीय नहीं, एक दलीय नहीं बनती, गठबंधन सरकार बनती है। ऊपर लिखा हुआ भी था, देखिए क्या होती है जब बहुमत प्राप्त नहीं होती है, तो गठबंधन सरकार बनती है। ऊपर लिखा हुआ भी था गठबंधन सरकार बनती है। तो जब किसी एक दल को बहुमत नहीं मिलता तो गठबंधन सरकार बनती है। तो सेकंड इसका आंसर है। प्रधानमंत्री किनकी नियुक्ति करता है? तो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य मंत्री की भी नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री शिक्षा मंत्री की भी नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री वित्त मंत्री की भी नियुक्ति करता है। तो उपरोक्त सभी 4 जो है इसका करेक्ट आंसर है। संसद में बहुमत प्राप्त दल का विरोध करने वाली राजनीतिक दल, संसद में विरोध करने वाली जो राजनीतिक दल होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं विपक्षी दल, विपक्ष की दल। जैसे इस समय बीजेपी की गवर्नमेंट है तो उसका जो बाकी पार्टी होंगी जैसे कांग्रेस वगैरह, उनको विपक्षी दल के नाम से जाना जाएगा। तो संसद में बहुमत का विरोध करने वाले राजनीतिक दल उसको विपक्षी दल कहते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो 1 होगा, 1 पे आपको टिक करना है। उसके बाद सरकार में सत्ताधारी दल का मुखिया कौन होता है? तो सरकार में सत्ताधारी दल का जो मुखिया होता है वो प्रधानमंत्री होता है। ऊपर लिखा हुआ भी था, देखिए लास्ट की लाइन में लिखा हुआ भी था कि प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री होता है वो सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। तो प्रधानमंत्री सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। तो सरकार में सत्ताधारी दल का मुखिया कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। तो 3 जो है इसका आंसर है। तो ये असेसमेंट नंबर 2 था बच्चों। असेसमेंट नंबर 2 जल्दी कंप्लीट कीजिए। अब मैं लेके आता हूं आपका असेसमेंट नंबर 3। चलिए तीसरे वर्कशीट पे आते हैं, तीसरे असेसमेंट वर्कशीट पे आते हैं। ये आपके सामने तीसरा वर्कशीट आ चुका है जैसे कि आप देख रहे हो। तो इसके आंसर करते हैं। ये सारे क्वेश्चन बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप जरूर करके जाएं। पहला क्वेश्चन देखिए, सिंधु और सतलुज नदी के बीच में, सिंधु नदी और सतलुज नदी के बीच में हिमालय का कौन सा भाग है? तो याद कीजिए मैंने आपको बताया था कि सिंधु और सतलुज के बीच में आता है पंजाब हिमालय। तो ए जो है इसका करेक्ट आंसर है, पंजाब हिमालय पे आपको टिक करना है। निम्नलिखित में से हिमालय की किस श्रेणी में वृहद हिमालय, याद है वृहद हिमालय सबसे ऊपरी वाला हिमालय, तो निम्नलिखित में से हिमालय की किस श्रेणी में वृहद हिमालय के नाम से जाना जाता है? तो वृहद हिमालय किसको बोलते हैं? हिमाचल को, हिमाद्री को, शिवालिक को, या कोई नहीं? तो आंसर आएगा हिमाद्री को, जो सबसे ऊपर है। तो बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, आपको बी पे टिक करना है क्वेश्चन नंबर 2 में। थर्ड पे आते हैं, पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर पूछा जा रहा है कि जो पश्चिमी घाट है उसमें सबसे ऊंचा शिखर कौन है? महेंद्रगिरी, एवरेस्ट, अनाईमुड़ी और या नंदा देवी? तो करेक्ट आंसर है अनाईमुड़ी। तो जो सी है इसका करेक्ट आंसर है कि पश्चिमी घाट का जो सर्वोच्च शिखर है वो अनाईमुड़ी है। तो सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर आएगा। पुराने जलोढ़ के मैदान, जो पुराने जलोढ़ के मैदान है जो वेदिक जैसी आकृति बनाती है उनको क्या कहते हैं? पुराने जलोढ़ के मैदान से जो वेदिक जैसी आकृति बनता है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन है भाबर, भांगर, खादर या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना पुराने जलोढ़ के मैदान जो वेदिक जैसी आकृति बनाती है उसे बोलते हैं भांगर। तो बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो फोर्थ का बी आपका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति ज्वालामुखी निक्षेपी से बनी है? यानी इनमें से कौन ऐसा है कि वो जो ज्वालामुखी से बना हुआ है, ज्वालामुखी के राख से बना हुआ है? हिमालय पर्वत, प्रायद्वीपीय पठार, उत्तरी के मैदान या भारतीय मरुस्थल? तो करेक्ट आंसर है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार जो ज्वालामुखी के राख से बना हुआ है, ज्वालामुखी के निक्षेप से बना हुआ है। तो बी इसका आंसर आएगा। भारतीय रेगिस्तान में पाए जाने वाले बालू के अर्ध चंद्राकार टीले, याद कीजिए बच्चों, जब मैंने सैंपल क्वेश्चन पेपर कराया था एसएसटी का उसमें भी ये क्वेश्चन था कि बालू के जो अर्ध चंद्राकार टीले होते हैं, ऐसे करके जो टीले होते हैं उसको बरकान के नाम से जानते हैं, बरकन बोलते हैं। तो ये बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो 6 का बी आएगा। नाउ 7 से लेकर 10 तक जो है वो असर्शन रीजन है। असर्शन रीजन में आपको बताया था कथन और कारण वाले, इसका शॉर्टकट याद कर लीजिए, जीवन में याद रखिए। अगर पहला भी सही हो और दूसरा भी सही हो और दोनों आपस में जुड़े हुए हो तो ए आंसर आएगा। अगर पहला भी सही हो दूसरा भी सही हो लेकिन दोनों आपस में जुड़े हुए नहीं है तो बी आंसर आएगा। पहला सही है दूसरा गलत है तो सी आएगा और पहला ही गलत हो जाए तो डी आ जाएगा। ये शॉर्ट तरीका मैं आपको हर वीडियो में बता रहा हूं। दोनों करेक्ट है, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं तो ए आंसर। दोनों करेक्ट है लेकिन दोनों आपस में जुड़े हुए नहीं है तो बी आएगा।
पहला करेक्ट है, दूसरा गलत है तो सी, और पहला गलत हो जाए तो डी। नाउ पहला देखिए 7 क्वेश्चन। पूर्वी तटीय मैदान, जो पूर्वी तटीय मैदान है वो अधिक चौड़े हैं। बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, क्योंकि आपके बुक में दिया हुआ है कि पूर्वी तटीय मैदान है वो दूसरे जो पश्चिमी तटीय मैदानों से अधिक चौड़े हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है। यहाँ कई नदियां डेल्टा बनाती है, और क्यों चौड़े हैं? क्योंकि वहां पे कई नदियां क्या करती है? डेल्टा बनाती है। तो दोनों आपस में, दोनों स्टेटमेंट भी ठीक है और दोनों आपस में जुड़े हुए हैं कि भाई पूर्वी तटीय मैदान चौड़े क्यों हैं? क्योंकि वहां कई नदियां जो होती है वो डेल्टा बनाती है। तो आंसर ये दोनों जुड़े हुए हैं और दोनों आंसर स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए ए आएगा। तो आपको ए को फिल करना है, ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। रेगिस्तान इलाके में विरल वनस्पति पाई जाती है, यानी बहुत कम वनस्पति पाई जाती है रेगिस्तान में। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अच्छा बताओ, रेगिस्तान में विरल वनस्पति क्यों पाई जाती है? क्योंकि वहां पे अल्प वर्षा होती है, कम बारिश होती है। तो ये भी सही है, तो इसका करेक्ट रीजन भी है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है और ये इसका करेक्ट रीजन भी तो है कि भाई रेगिस्तान में कम वनस्पति है। क्यों? क्योंकि वहां पे अल्प वर्षा होती है, कम बारिश होती है। तो इसलिए इसका आंसर भी ए आएगा। तो आपको ए वाले सर्कल को फिल करना है। भारत का उत्तरी मैदान जो है वहां सघन जनसंख्या, मैंने आपको बताया था कि भारत के उत्तरी मैदान में अधिकतर जनसंख्या रहती है। अधिकतर भारत की जो जनसंख्या है वो उत्तरी मैदान में रहती है। क्यों? क्योंकि वहां पर कृषि की जा सकती है, बिल्डिंग आराम से बनाई जा सकती है, ट्रांसपोर्टेशन आराम से किया जा सकता है। तो इन कारणों से भारत के अधिकतर जो जनसंख्या है वो उत्तरी मैदान में रहती है। अब आपसे कह रहा है कि भारत का उत्तरी मैदान में अधिकतर जनसंख्या रहती है, स्टेटमेंट तो सही है। भारत का उत्तरी मैदान सपाट है, बिल्कुल, इसलिए तो ज्यादा जनसंख्या रहती है, क्योंकि सपाट है, ज्यादा ऊबड़ खाबड़ नहीं है, आराम से आप बिल्डिंग बना सकते हो, एग्रीकल्चर कर सकते हो, ट्रांसपोर्टेशन ले जा सकते हो। और नदियों द्वारा आगे जलोढ़ से बना है, और जो जलोढ़ मृदा होती है वो बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। अल्टीमेटली हम कृषि भी बहुत ज्यादा कर सकते हैं। तो भारत के उत्तरी मैदान में अधिक जनसंख्या क्यों है? क्योंकि वो सपाट है और जलोढ़ मृदा से बनी है, अधिकतर एग्रीकल्चर किया जा सकता है। तो ये इसका करेक्ट रीजन है, इसलिए ए आंसर आएगा। तो आपको ए पर इसका फिल करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। भारत का जो पठारी भाग है वो खनिजों के मामले में समृद्ध है। बिल्कुल सही बात है कि भारत के जो पठारी भाग है वो बहुत ज्यादा खनिज पाए जाते हैं, पठारों में खनिजों का पूरा भंडार है। तो स्टेटमेंट सही है। भारत का प्रायद्वीपीय पठार नदियों द्वारा आगे जलोढ़ से बना है। अब जो प्रायद्वीपीय पठार है नदियों से थोड़ी बनता है, ये तो ज्वालामुखी के निक्षेप से बना है। अभी आपने ऊपर ही पढ़ा था। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। तो जब पहला सही हो दूसरा गलत हो तो ऑप्शन नंबर सी आता है। तो आपको सी पे टिक करना है। तो यहां पर हमारा खत्म होता है बच्चों वर्कशीट नंबर 3, असेसमेंट नंबर 3। चलिए अब आगे बढ़ते हैं असेसमेंट नंबर 4 की तरफ। अब लाता हूं असेसमेंट नंबर 4। देखिए असेसमेंट नंबर 4 आ चुका आपके स्क्रीन पर। ये आपका असेसमेंट नंबर 4 है, दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा असेसमेंट नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूरी है कि आपके दिल्ली स्कूल में हो, आप किसी भी स्कूल में हो, इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। तो इस टाइप के देखिए आप, ये असेसमेंट नंबर 4 में आपको ये पूरा एक पैसेज दिया हुआ है, और जब तक आप ये पैसेज नहीं पढ़ोगे आप क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाओगे। तो पहले पैसेज को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, क्या है पैसेज में। भारत का जो भौतिक मानचित्र है, देखिए 2 प्रकार के मानचित्र होती है, एक होती है भौतिक मानचित्र और एक होती है राजनीतिक मानचित्र। तो भारत का जो भौतिक मानचित्र है देश के अंदर स्थित प्रमुख भौतिक लक्षणों को दिखाता है। भौतिक मानचित्र भौतिक लक्षणों को दिखाता है, या अंतरराष्ट्रीय सीमाएं भी दिखाता है, या विशेष लक्षणों को भिन्न रंगों से दिखाता है। मतलब अलग अलग चीजों को अलग अलग रंग में कलर करके दिखाया जाता है। जैसे कि जल के लिए आप देखते हो कि जल के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो नीले रंग का, मैदानों के लिए हरे रंग का इस्तेमाल होता है, पर्वतों के लिए भूरे रंग का इस्तेमाल होता है। आपने बचपन में ड्राइंग किया होगा तो यही आपने इस्तेमाल किया होगा। भारत के 6 प्रमुख भौतिक लक्षण है, अभी पीछे असेसमेंट आया था उसमें भी ये था। भारत के 6 प्रमुख भौतिक लक्षण है, और इसके अतिरिक्त अन्य प्रमुख भौतिक विशेषता जैसे कि नदियां, झीलें आदि भी है। तो यहां पे बात हो गई भौतिक मानचित्र की, कि भौतिक लक्षणों को दिखाता है। जल के लिए नीला रंग, मैदानों के लिए हरा रंग, पर्वतों के लिए भूरा रंग, 6 प्रमुख भौतिक वितरण है। ये सब हमें पहले भी पता था जब हमने चैप्टर पढ़ा था। दूसरी ओर भारत का जो राजनीतिक मानचित्र है वो राज्य दिखाता है, उनकी सीमाएं दिखाता है, या अंतरराष्ट्रीय सीमाओं और पड़ोसी राज्यों को भी दिखाता है। तो ये विभिन्न रंगों का भी हो सकता है। अब आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, कौन सा मानचित्र है जो भारत के मैदान, मरुस्थल और पर्वतों को दिखाता है? राजनीतिक मानचित्र, भौतिक मानचित्र, दोनों या कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर है भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र तो दिखाता है ना, मैदान, मरुस्थल, पर्वत, ये कौन दिखाता है? ये दिखाता है भौतिक मानचित्र। तो जो बी होगा इसका करेक्ट आंसर आएगा। अन्य देशों के साथ लगने वाली सीमाओं,
देखिए दूसरे देशों के साथ जो सीमा लगती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको राष्ट्रीय सीमा कहते हैं, राज्य सीमा कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो दूसरे अन्य देशों के साथ जो लगने वाली सीमा होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम अंतरराष्ट्रीय सीमा बोलते हैं। तो सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। किसी भौतिक मानचित्र में इनमें से कौन सा रंग, जल के लिए कौन सा रंग हम इस्तेमाल करते हैं? तो लाल रंग, भूरा रंग, हरा रंग या नीला रंग? सबको पता है नीला रंग, जल के लिए नीला रंग इस्तेमाल होता है। तो डी आंसर आएगा। भारत में कितने भौतिक वितरण है? भारत के कितने भौतिक भाग है? तो मैंने आपको बताया था 6 होते हैं, तो 6, पहले ऑप्शन 6 है, तो ए इसका आंसर आ जाएगा कि भारत के कुल जो भौतिक वितरण है बच्चों वो 6 है, तो ए इसका आंसर होगा। ये एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन है इस असेसमेंट का। भारत का कौन सा मानचित्र राज्य और उनकी सीमाओं को दिखाता है? तो राज्य और उनकी सीमाओं को दिखाने वाला मानचित्र आपको पहचाना है। किस मानचित्र में राज्य और उसकी सीमा को दिखाया जाता है? राजनीतिक मानचित्र को, भौतिक मानचित्र को, दोनों को, या कोई नहीं? तो राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र से हम लोग अलग अलग राज्य और उनकी सीमाओं को दिखाते हैं। तो ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। तो ये जो हमारा था ये असेसमेंट नंबर 4 था। चलिए अब स्टार्ट करेंगे असेसमेंट नंबर 5। अब लाता हूं मैं आपके लिए असेसमेंट नंबर 5। चलिए असेसमेंट नंबर 5 आ चुका है, जल्दी से रिवीजन करेंगे असेसमेंट नंबर 5 का। देखिए 5th असेसमेंट आ चुका है आपका दिल्ली गवर्नमेंट का। तो पहला क्वेश्चन है, जल्दी रिवाइज कर लीजिए। उत्पादन की पहली आवश्यकता क्या है? देखिए उत्पादन के लिए हमें श्रम भी चाहिए, भूमि भी चाहिए, भौतिक पूंजी भी चाहिए और मानव पूंजी भी चाहिए। तो उत्पादन के लिए तो चारों चीज चाहिए, लेकिन इनमें से सबसे पहले क्या चाहिए? तो सबसे पहले भूमि चाहिए। तो बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आप बी वाले सर्कल को फिल कर देंगे। पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं, याद कीजिए मैंने आपको बताया था पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं, वहां परिवहन भी है, दुकान भी चलाते हैं लोग, विनिर्माण भी करते हैं। तो उपरोक्त सभी, जो डी है ये आपका करेक्ट आंसर होगा कि भाई ये सारे काम जो है वो पालमपुर में होते हैं। तो डी आपका आंसर हो जाएगा। औजार, मशीन, भवन, ये किसके उदाहरण है? अच्छा बताइए, औजार, मशीन और भवन ये लंबे समय के लिए चलते हैं ना? तो जो लंबे समय के लिए चलते हैं उनको क्या बताया था मैंने? उनको मानव पूंजी बताया था, स्थायी पूंजी, अस्थायी, या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों जो लंबे समय के लिए चलता है वो सब अस्थायी पूंजी होता है। तो बी आंसर आ जाएगा। फिक्स कैपिटल बोलते हैं इंग्लिश में। तो बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इनमें से कौन एक अस्थायी पूंजी है? फिर से अस्थायी पूंजी यानी जो लंबे समय के लिए चले। तो मुद्रा अस्थायी पूंजी नहीं है, कच्चा माल भी अस्थायी पूंजी नहीं है, लेकिन हाँ मशीन जो होती है लंबे समय के लिए चलती है। तो सी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सी जो है यानी मशीन जो है ये आपका अस्थायी पूंजी आता है, लंबे समय के लिए चलता है। निम्नलिखित में कौन सा आधुनिक खेती का प्रभाव नहीं है? ध्यान सुनना, आधुनिक कृषि का प्रभाव नहीं है। अब आधुनिक कृषि जब हम करते हैं तो मिट्टी की उर्वरता में कमी भी आती है, सही बात है, आती है। वनों की कटाई भी करनी पड़ती है, ये भी ठीक है। भौम जल स्तर में भी कमी आती है, ये भी ठीक है। लेकिन उत्पादन में कमी थोड़ी होती है। आप बताइए, हमने आधुनिक खेती की, उससे उत्पादन में कमी थोड़ी होगी, उत्पादन तो बढ़ेगा ना। तो आपका डी जो है आंसर आएगा, क्योंकि आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन सा आधुनिक खेती का प्रभाव नहीं है। तो उत्पादन में कमी जो है वो आधुनिक खेती का प्रभाव नहीं है। तो डी आपका आंसर आएगा। उत्पादन का प्रयोजन, उद्देश्य क्या है? हम जो उत्पादन करते हैं किसी चीज का, उस किस उद्देश्य से करते हैं? वस्तुओं उपलब्ध कराने के लिए, सही बात है भाई। लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल उपलब्ध कराने के लिए तो उत्पादन कर रहे हैं। सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए, ये भी ठीक है। ऐसी वस्तुओं और सेवाएं उत्पन्न करना, ऐसी वस्तु या सेवाएं उत्पन्न करना जिनकी हमें आवश्यकता है। तो इनमें से सबसे बेस्ट जो है वो सी आंसर है। आप कहोगे ये क्यों नहीं? वस्तु उपलब्ध करना, अब कौन सी वस्तु? कोई भी चीज, ऐसा थोड़ी कि जितना मर्जी उपलब्ध करा दो। कौन सी सेवा? ऐसा थोड़ी कि जितनी मर्जी सेवा, पता नहीं कौन सी सेवा। लेकिन इसमें क्या बोला? वस्तु और सेवाएं उत्पन्न करना जिसकी हमें वाकई में नीड है, आवश्यकता है, इसका उस चीज का उत्पादन करना जरूरी है। इसलिए बच्चों जो 6th है इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो सी होगा। तो आपको सी पे टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। एक साल में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल उगाने की विधि को क्या कहते हैं? जिसको बोलते हैं बहुविध फसल प्रणाली। जब हम एक साल में एक खेत पर एक से ज्यादा फसल उगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? बहुविध फसल प्रणाली, मल्टीपल क्रॉपिंग। पालमपुर गांव में किसान अपनी बचत का प्रयोग किन कार्यों में करते थे? तो वो कृषि में भी करते थे और कुछ गैर कृषि क्रियाओं में भी करते थे। तो उपरोक्त दोनों यानी सी जो है करेक्ट आंसर है। जो किसान अपनी बचत का प्रयोग कृषि में भी कर रहे हैं, गैर कृषि में भी कर रहे हैं, तो सी जो है वो आंसर आ जाएगा।
नाउ असर्शन रीजन आ गया आपका। असर्शन रीजन अभी मैंने आपको 4-5 मिनट पहले ही बताया था कि किस प्रकार ढूंढते हैं। पालमपुर पड़ोसी गांव और कस्बों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सही बात है कि पालमपुर पड़ोसी गांव रायगंज वगैरह से और कस्बों वगैरह से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। स्टेटमेंट सही है। इस गांव में विभिन्न जातियों के 450 परिवार रहते हैं, ये भी सही है। स्टेटमेंट तो दोनों सही है, लेकिन क्या ये इसका रीजन है? रीजन तो नहीं है भाई। पालमपुर पड़ोसी गांव से जुड़ा हुआ है और पालमपुर में 450 लोग रहते हैं, अलग अलग बातें बोल रहा है, तो दोनों आपस में जुड़े हुए नहीं है। स्टेटमेंट तो सही है लेकिन जुड़े हुए नहीं है, इसलिए ऑप्शन जो आएगा वो बी आएगा। तो आपको बी पे टिक करना है। दोनों सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं है, इसलिए बी आपका आंसर आएगा। फिर 10 क्वेश्चन असर्शन रीजन। प्रत्येक उत्पादन भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी, मानव पूंजी के संयोजन से होता है। यानी अगर हम उत्पादन करना चाहते हैं तो भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी, मानव पूंजी सारी चीज चाहिए, इनके संयोजन से ही उत्पादन होगा, जिसे उत्पादन के कारक के रूप में जाना जाता है। तो स्टेटमेंट सही है कि किसी चीज के उत्पादन के लिए चारों चीज चाहिए। कच्चा माल और हाथ में पैसा कार्यशील पूंजी कहलाता है, तो ये भी सही बात है कि कच्चा माल और हाथ में जो पैसा होता है कार्यशील पूंजी कहलाती है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। अब स्टेटमेंट तो दोनों सही है लेकिन आपस में जुड़े हुए नहीं है, क्योंकि यहां पर फैक्टर और प्रोडक्शन की बात हो रही है और यहाँ पे फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल की बात हो रही है, स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी की बात हो रही है। तो दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है, इसलिए इसका आंसर भी बी आएगा। तो आप बी को सही मानोगे, ठीक है। तो यहां पर हमारा ये खत्म होता है असेसमेंट नंबर 5। अब स्टार्ट करेंगे असेसमेंट नंबर 6। चलिए आते हैं असेसमेंट नंबर 6 पे। असेसमेंट नंबर 6 आ चुका है आपके स्क्रीन पर, देखिए असेसमेंट नंबर 6 दिल्ली गवर्नमेंट का। तो इसके क्वेश्चन भी हैं तो कर लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान की जरूरत किसे होती है? किसको चाहिए संविधान? सरकारी संगठन को, गैर सरकारी संगठन को, दोनों को, या किसी को नहीं? तो सर संविधान तो सरकारी संगठन को भी चाहिए और गैर सरकारी संगठन को भी चाहिए, तो दोनों को चाहिए ना, इसलिए सी जो है वो करेक्ट आंसर है। किस देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है? सर अमेरिका में तो लोकतंत्र है, अभी चुनाव हुए हैं। फ्रांस में भी लोकतंत्र है। भारत आपको पता है लोकतंत्र का सबसे बड़ा देश है। लेकिन उत्तर कोरिया में अक्सर आपने न्यूज देखा होगा, यहां पे लोकतंत्र नहीं है। भारतीय संविधान की प्रकृति किस प्रकार की है? भारत का संविधान जो लिखा गया वो किस प्रकार की प्रकृति है उसकी? अलिखित है यानी लिखा नहीं गया, लिखित है, पारंपरिक है या मौखिक है? तो आंसर आएगा लिखित, कि भारत का संविधान लिखित है। और मैंने आपको बताया था 12 वॉल्यूम है इसके, 12 वॉल्यूम में पब्लिश किया गया था इसको, तो लिखित है भारत का संविधान, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आएगा। भारतीय संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 300, 299, 289, कोई नहीं, तो 299 सदस्य थे। भारतीय संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 299, इसलिए इसका आंसर भी बी आएगा। भारतीय संविधान को कब लागू किया? बताइए, कितना सिंपल क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को लागू कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को, तभी तो हम मनाते हैं रिपब्लिक डे, याद है ना आपको? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, तो इसका आंसर भी बी है। तो ये था आपका बच्चों असेसमेंट नंबर 6। अब आएंगे असेसमेंट नंबर 7 पे। चलिए जी, असेसमेंट नंबर 7 आ जाइए। तो आ चुका आपके स्क्रीन पर असेसमेंट नंबर 7, जैसे आप देख सकते हो। तो दिल्ली का असेसमेंट नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रिवाइज करके जाना, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे अधिकतर। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है? तो आपको प्राथमिक क्षेत्र के बारे में पता होगा अच्छे से। वानिकी ये आता है प्राथमिक क्षेत्र में, मुर्गी पालन भी आता है, पशुपालन भी आता है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग नहीं आता, ये तो फैक्ट्रियों में होता है। तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आ गया? वानिकी आ गया, मुर्गी पालन हो गया, पशुपालन हो गया। तो पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों करेक्ट है। तो ऑप्शन देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, ये मिल गया। तो बी जो होगा वो आपका आंसर होगा। तो इस वाले का आपका आंसर बिल्कुल सही था। निम्नलिखित में से द्वितीय क्षेत्र, देखिए द्वितीय क्षेत्र में आता है जो फैक्ट्रियों में काम होता है ना, जो मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। मैंने आपको समझाया था जो मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, विनिर्माण करते हैं, वो सब द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। तो द्वितीय क्षेत्र में कौन शामिल है? स्वास्थ्य तो नहीं है, विपणन भी नहीं है, हाँ विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग मिल गया। तो सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो सी पे आपको टिक करना है। मानव पूंजी में निवेश किस माध्यम से किया जा सकता है? अगर आप मानव पूंजी में निवेश करना चाहते हो तो मानव पूंजी में निवेश किस माध्यम से किया जा सकता है? तो अच्छी शिक्षा देके भी किया जा सकता है, अच्छी ट्रेनिंग प्रशिक्षण देके भी किया जा सकता है, अच्छी चिकित्सा देखभाल देके भी किया जा सकता है। तो उपरोक्त सभी, तो मानव पूंजी में निवेश तीनों के माध्यम से किया जा सकता है। तो डी जो होगा बच्चों इसका करेक्ट आंसर आएगा। सर्व शिक्षा अभियान याद कीजिए 2010 में शुरू किया गया था और उसका उद्देश्य
किस आयु के बच्चों में शिक्षा को बढ़ावा देना था? तो 6 से 14 साल, ये सबको पता होगा। तभी को आपको गवर्नमेंट स्कूल में 8th तक सब कुछ फ्री मिला था आपको। तो सर्व शिक्षा अभियान जो था 2010 में शुरू किया गया था। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दिया जाता है बच्चों को सर्व शिक्षा अभियान के अंदर, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, और ये 2010 में शुरू किया गया था। किसी व्यक्ति को वर्ष के कुछ महीनों में तो रोजगार मिल जाता है, लेकिन बाकी महीनों में से काम नहीं मिलता। तो ये बेरोजगारी कैसी बेरोजगारी है? मौसमी, प्रच्छन्न, शिक्षित या कोई नहीं? तो आंसर आएगा मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी यही तो होता है कि कुछ मौसम में काम मिलेगा, बाकी मौसम में काम नहीं मिलेगा। तो ए जो था इसका करेक्ट आंसर था, मौसमी बेरोजगारी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। जनसंख्या की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, किस पर निर्भर करती है? तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन साक्षरता दर पे भी निर्भर करती है, स्वास्थ्य पे भी निर्भर करता है, कौशल पे भी निर्भर करता है। तो उपरोक्त सभी, डी इसका आंसर आएगा कि जनसंख्या की जो गुणवत्ता होती है, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन होता है, वो लिटरेसी रेट से भी पता लगता है, हेल्थ से भी पता लगता है, स्किल से भी पता लगता है। तो ऑल दीज यानी उपरोक्त सभी आपका आंसर आएगा। निम्नलिखित में से क्या तृतीय क्षेत्र, यानी तृतीय क्षेत्र सेवा वाली क्षेत्र, याद है ना, तृतीय क्षेत्र सेवा वाली क्षेत्र शामिल है? तो मत्स्य पालन तो नहीं है, खेती भी नहीं है, खनन भी नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएं, वैसे भी लिखा हुआ सेवाएं, तो ये तृतीय क्षेत्र में आएगा। तो डी आपका आंसर आएगा कि स्वास्थ्य सेवाएं तृतीय क्षेत्र का पार्ट होता है। स्वयं उपभोग, याद कीजिए सेल्फ कंजप्शन, स्वयं उपभोग क्या है? गैर उत्पादन क्रियाएं, गैर बाजार की गतिविधि, गैर आर्थिक गतिविधियां, इनमें से कोई नहीं। तो गैर बाजार गतिविधि होती है जो नॉन मार्केट एक्टिविटीज होती है, गैर बाजार गतिविधि जो होती है वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए होती है, स्वयं उपभोग के लिए होती है। तो बी इसका आंसर आ जाएगा। फिर से आपका असर्शन और रीजन आ गया, मैं आपको शॉर्टकट बता चुका हूं, तो आप डायरेक्ट इसका आंसर दे सकते हो। जनसंख्या की गुणवत्ता में सुधार होता है और एक बड़ा दायित्व बन जाता है। सीधी सी बात है, जब जनसंख्या की गुणवत्ता में सुधार होगा तो बहुत बड़ा दायित्व बन जाएगा। स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। मानव पूंजी में निवेश, अब मानव पूंजी में निवेश कैसे होता है? शिक्षा द्वारा भी होता है, प्रशिक्षण द्वारा भी होता है, चिकित्सा द्वारा भी होता है, इन सब द्वारा होता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, स्टेटमेंट दोनों सही है कि जनसंख्या की गुणवत्ता में जब सुधार होगा तो दायित्व बनेगा, और मानव पूंजी निवेश शिक्षा के द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा, चिकित्सा द्वारा कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट तो दोनों सही है। अब दोनों में देखिए जनसंख्या की गुणवत्ता की बात हो रही है, दोनों में किसकी बात हो रही है? इसमें भी जनसंख्या की गुणवत्ता की बात हो रही है और इसमें भी जनसंख्या की गुणवत्ता की बात हो रही थी, इसमें भी जनसंख्या की गुणवत्ता की बात हो रही है। तो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। तो ए वाले बॉक्स को आपको फिल कर देना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, अंतिम क्वेश्चन है ये इस असेसमेंट का। शिक्षित माता पिता जो होते हैं वो अपने बच्चों की शिक्षा में अधिक निवेश करते हैं। बिल्कुल सही बात है बच्चों, और ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है कि जो शिक्षित माता पिता होते हैं, चैप्टर 2 में दिया हुआ, आप जाके पढ़ सकते हो। शिक्षित माता पिता अपने बच्चों की शिक्षा में अधिक पैसा लगाते हैं। बिल्कुल सही बात है कि जितने माता पिता पढ़े होते हैं वो अपने बच्चों को उतना ही ज्यादा पैसा खर्च करते हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए। शिक्षित बच्चे अब क्यों पैसा खर्च करते हैं? क्योंकि जो शिक्षित बच्चे होते हैं, पढ़े लिखे जो बच्चे होते हैं, वो उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का अधिक से अधिक प्रयोग करते हैं और देश के आर्थिक विकास में योगदान करते हैं। तो ये भी सही है। अब दोनों स्टेटमेंट सही है और दोनों आपस में जुड़े हुए हैं कि शिक्षित माता पिता अपने बच्चों की पढ़ाई पे ज्यादा खर्च क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि वो आगे जाके भविष्य में अधिक से अधिक संसाधन का उपयोग करके देश के आर्थिक विकास में योगदान करेगा। तो इसलिए ए जो है करेक्ट आंसर है। आपको ए पे फिल करना है, तो इसका आंसर आपका ए आएगा और इसका आंसर भी आपका ए आएगा। ठीक है, तो यहां पर हमारा कंप्लीट होता है असेसमेंट नंबर 7। चलिए अब स्टार्ट करते हैं असेसमेंट नंबर 8 पे। चलो जी, असेसमेंट नंबर 8 आ जाओ स्क्रीन पर। आगे भाई साहब असेसमेंट नंबर 8, बहुत बढ़िया। असेसमेंट नंबर 8 आ चुका आपके स्क्रीन पर। तो ये असेसमेंट जो है वो हिस्ट्री की बुक में से लिया गया है, ये आपके इतिहास की बुक में दिया हुआ है। एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी महिला जिनका नाम था ओलंप दे गूज, और इसका क्वेश्चन जो था वो सैंपल क्वेश्चन पेपर में भी था, जो मैंने आपको यूट्यूब में दे रखा है, वो जरूर कर लेना, जरूर 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 कर लेना। इवन एक दो स्कूलों का तो क्वेश्चन पेपर में काफी कुछ उस पेपर में से आया था। मैं ये तो नहीं कहता कि उसमें से अधिकतर क्वेश्चन आएंगे, बट हाँ अगर आप कर दोगे तो आपको बेनिफिट जरूर होगा, जैसे कि आप देख चुके हो पहले के पेपर में। तो ओलंप दे गूज जो 1748 में इनका जन्म हुआ था, 1793 में इनको फांसी दी गई थी। उनके जीवन के बारे में एक शॉर्ट वर्णन है, तो मैं पहले आपको पढ़ा देता हूँ। ये महिला आपको देख रहे हो फोटो में, आपके बुक में भी इनका डायग्राम दिया हुआ है। चलिए आइए पढ़ते हैं। ओलंप दे गूज क्रांतिकारी फ्रांस की राजनीतिक रूप से सक्रिय महिलाओं में सबसे महत्वपूर्ण थी। यानी ओलंप दे गूज जो थी वो क्रांतिकारी महिला थी, फ्रांस की क्रांतिकारी महिला थी वो। उन्होंने संविधान तथा
पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र, किसका? पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का विरोध किया। क्यों विरोध किया? क्योंकि उसमें महिलाओं को मानव मात्र के मूलभूत अधिकारों से वंचित रखा गया। देखिए, पुरुष पहले आ गया, पुरुष यानी महिलाओं के उनके अधिकार से वंचित रखा गया, इसलिए उन्होंने विरोध किया था ओलंप दे गूज ने। इसलिए उन्होंने सन 1791 में महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार करा। अब जब वहां की सरकार ने पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार करा, तो इन्होंने खुद का महिला एवं नागरिक घोषणा पत्र तैयार कर दिया, और जिसे महारानी के पास, वहां फ्रांस की जो महारानी थी, और नेशनल असेंबली के सदस्यों के पास यह मांग करते हुए भेजा कि इस पर कार्रवाई की जाए, भाई महिलाओं को भी अधिकार दी जाए। सन 1793 में ओलंप दे गूज ने महिला क्लबों को जबरदस्ती बंद करने के लिए जैकोबिन सरकार की आलोचना की। उन पर नेशनल कन्वेंशन द्वारा देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उसके तुरंत बाद उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। तो ये इनकी छोटी सी स्टोरी थी। अब इसके बेस पर आपके कुछ क्वेश्चन है, तो चलिए मैं हमको वन बाय वन समझाता हूं। ओलंप दे गूज राजनीतिक रूप से सक्रिय महिलाओं में से सबसे महत्वपूर्ण महिलाओं में से एक थी। वो कहां की थी? जर्मनी की थी, फ्रांस की थी, बेल्जियम की थी, इटली की थी। तो बच्चों को पता लग गया फ्रांस की थी। अभी तो बात करी हमने, लिखा हुआ भी था कि फ्रांस की थी। ये देखिए, ये रहा फ्रांस की थी वो, तो हमें पता है कि फ्रांस की थी। तो बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ओलंप दे गूज ने किसका विद्रोह किया था? पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र। लो जी, पहला ही मिल गया। उन्होंने इसी का तो विरोध किया था, पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का, क्योंकि पुरुषों को अधिकार दिया गया, महिलाओं को अधिकार नहीं दिया गया। तो ए जो है इसका आंसर आ जाएगा। उन्होंने महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किस वर्ष लिखा था? 1748 में, 62 में, 91 में या 93 में? तो 1791 में लिखा था। ऊपर लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ा देता हूं। ये देखिए, 1991 में ये रहा। 1991 में उन्होंने महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया। तो 1791 तो 1791 में इन्होंने महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र लिखा था। तो महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र कब लिखा? 1791। सी आपका करेक्ट आंसर है। उन्होंने महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किसे भेजा था? रानी को, फ्रांस के नागरिक को, रानी और नेशनल असेंबली को, या फ्रांस की महिलाओं को? तो करेक्ट आंसर है सी। अभी आप लोगों को पैसे भी पढ़ा था कि उन्होंने जो अपना महिला एवं नागरिक घोषणा पत्र था, ये भेजा था फ्रांस की महारानी को और नेशनल असेंबली के सदस्यों को कि वो उन पर कार्रवाई करे। तो सी इनका आंसर है। उन्हें किस वर्ष में फांसी दी गई थी? तो 1793 में उनको फांसी दी गई थी। अभी आपने लाइफ में भी देखा था, देखिए ऊपर लिखा हुआ भी है 1793। यहां भी लिखा हुआ था कि 1793 में जब उन्होंने जैकोबिन क्लब की आलोचना की, तो उसके तुरंत बाद उनको फांसी पर लटका दिया गया। तो 1793 साफ क्लियरली मेंशन है। तो उन्हें किस वर्ष फांसी दी गई बच्चों? 1793 में। तो सी करेक्ट आंसर आएगा। तो यहां पर हमारा कंप्लीट होता है वर्कशीट नंबर 8। अब 2 वर्कशीट बचे हैं, तो अब करेंगे वर्कशीट नंबर 9। असेसमेंट नंबर 9 खुल जा सिम की तरह आ जाओ। आ गए आपके असेसमेंट नंबर 9। तो चलिए स्टार्ट करते हैं असेसमेंट नंबर 9। और ये कुछ क्वेश्चन आपको जाने पहचान से लगेंगे। अभी भी आपने किया था उत्पादन की पहली आवश्यकता, भी थोड़ी देर पहले बताया था, श्रम, भूमि, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी। इन चारों में पहली आवश्यकता कौन होती है? तो भूमि। ये क्वेश्चन पहले भी आया था, थोड़ी देर पहले। तो बी इसका आंसर आएगा। भूमि नापने के लिए मानक इकाई क्या है? भूमि किससे, कौन सी इकाई से नापते हैं? मीटर से या नाली से, मुट्ठी से, हेक्टेयर से? तो आंसर आएगा हेक्टेयर। डी आएगा कि भूमि नापने के लिए हम हेक्टेयर का इस्तेमाल करते हैं। औजार, मशीन, भवन, ये किसके उदाहरण है? अब क्योंकि औजार, मशीन, भवन लंबे समय के लिए चलता है, इसलिए इनको अस्थायी पूंजी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है, इसलिए बी जो होगा बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आपको बी पे टिक करना है, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। पालमपुर में मुख्य क्रिया क्या है? तो पालमपुर में मुख्य क्रिया जो है वो खेती है। 75% लोग जो है वो एग्रीकल्चर करते हैं पालमपुर में। तो सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर है। तो आपको सी पे टिक करना है, सी आपका करेक्ट आंसर आएगा। निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी पूंजी है? तो अस्थायी पूंजी कौन होती है? जो लंबे समय के लिए चलती है। तो मुद्रा, तो ये तो नहीं है, कच्चा माल भी नहीं है। तो यंत्र मतलब डिवाइस, मशीन वगैरह बोल सकते हो आप। तो सी जो है वो अस्थायी पूंजी है। तो आपको सी पे टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं हम।
पालमपुर गांव में बरसात के मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो बरसात के मौसम में गेहूं चावल, ज्वार बाजरा, मक्का, गेहूं और चना। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा हो तो आपको पता होगा बरसात के मौसम वहां पे ज्वार और बाजरा यानी बी जो है उसका करेक्ट आंसर है ज्वार बाजरा जो है उगाया जाता है। एक साल में किसी भूमि पर एक से अधिक फसल उगाने की विधि को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं बहुविध फसल प्रणाली, मल्टीपल क्रॉपिंग। तो ये आंसर आएगा, ये पहले भी आ चुका था अभी थोड़ी देर पहले। तो एक साल में जब एक भूमि पर एक से ज्यादा फसल उगाते हैं तो उसको बोलते हैं बहुविध फसल प्रणाली। भारत में हरित क्रांति का उदय किस सन हुआ था, यानी हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 1960 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो बच्चों बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा, इसकी शुरुआत 1960 में हुई थी। पालमपुर में निकटतम कस्बे का क्या नाम है? शाहपुर, गोविंदपुर, दुर्गपुर या रायगढ़? अब यहाँ पे देखिए आपको कस्बे का नाम पूछा जा रहा है कि पालमपुर में जो निकटतम कस्बा है उसका क्या नाम था। तो बच्चों पालमपुर में जो सबसे पास का कस्बा है उसका नाम है शाहपुर। तो आपको ए आंसर है। यहाँ बच्चे कई बार कंफ्यूज जाते हैं, रायगंज पे लगाते हैं। रायगंज पड़ोसी गांव का नाम है, यहाँ से कस्बे का नाम पूछा जा रहा है। तो पालमपुर का जो निकटतम कस्बा है उसका नाम शाहपुर है। तो ए आपका आंसर आएगा। HYV का विस्तारित नाम, वैसे HYV इंग्लिश में बोलते हैं हाई यील्ड वैरायटीज, हाई यील्ड वैरायटी के नाम से जाना जाता है। तो हाई यील्डिंग वैरायटी यानी बी जो देखिए बी आपका आंसर मैच कर रहा है, हाई यील्डिंग वैरायटी। तो बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। तो यहां पर आपका ये कंप्लीट हो जाता है असेसमेंट नंबर 9। अब अंतिम असेसमेंट पे आते हैं जो दिल्ली गवर्नमेंट ने दे रखा अपने बच्चों के लिए, असेसमेंट नंबर 10। तो चलिए स्टार्ट करेंगे असेसमेंट नंबर 10। चलिए जी, तो आ जाता है असेसमेंट नंबर 10 पे। आपका अंतिम असेसमेंट है ये, असेसमेंट नंबर 10 आ चुका है दिल्ली गवर्नमेंट का। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये लास्ट असेसमेंट है, ये क्वेश्चन जरूर करके जाना क्योंकि गवर्नमेंट ने आपको दिया था करने के लिए। तो जरूर कुछ क्वेश्चन जरूर सेम आएंगे आपके। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रांसीसी समाज में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेट का मिलान सही है? प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग आते थे, द्वितीय स्टेट में पादरी वर्ग आते थे, तृतीय स्टेट में पादरी वर्ग आते थे, या इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर है ए कि प्रथम स्टेट में आते थे पादरी वर्ग। तो ए जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। किस किताब में रूसो ने एक व्यक्ति वोट के विचार को जिक्र किया था? तो रूसो ने कौन सी किताब लिखी थी? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द स्पिरिट ऑफ द लॉ या टू ट्रीटिसेस ऑफ गवर्नमेंट? तो रूसो ने किताब लिखी थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका भी आंसर ए आ जाएगा। फ्रांस में बिना घुटनने वाले पुरुषों द्वारा पहनी गई लाल टोपी किसका प्रतीक था? तो याद रखिए जो जैकोबिन क्लब थे वो लाल टोपी पहनते थे, ये उनकी स्वतंत्रता का प्रतीक था। तो सी आंसर आएगा कि लाल टोपी स्वतंत्रता का सिंबल था। निम्नलिखित में से किसने देवी और निरंकुश अधिकार के सिद्धांत का खंडन किया था? यानी इनमें से किसने वो किताब लिखी थी जिसने देवी और निरंकुश अधिकार के, राजा का जो अधिकार होता है उसका खंडन किया था? जॉन लॉक ने, रूसो ने, मॉन्टेस्क्यू ने या वोल्टेयर ने? तो आंसर है जॉन लॉक। जॉन लॉक ने किताब लिखी थी जिसमें उसने देवी के निरंकुश अधिकार, टू टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट में खंडन किया था। राजा के अधिकार, जो बहुत ज्यादा अधिकार होते राजा के, उसका खंडन किया था। तो ये जॉन लॉक की किताब में था। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांस के राष्ट्रीय रंग निम्नलिखित में से कौन से थे? जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी तो फ्रांस के जो राष्ट्रीय रंग थे वो कौन कौन से थे? नीला, हरा, नीला, पीला, हरा, लाल, नीला, हरा, नीला, सफेद, लाल और पीला, लाल, सफेद। तो ये आपके पास चार ऑप्शन है कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांस के राष्ट्रीय रंग में कौन से कलर थे। तो कलर की आपको पहचान करनी है। फ्रांस की क्रांति के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाई करी तो हमें पता होगा फ्रांस के राष्ट्रीय रंग में तीन रंग होते थे, नीला, सफेद और लाल। नीला, सफेद और लाल, ब्लू, व्हाइट और रेड, ये तीन कलर थे राष्ट्रीय रंग में फ्रांस की क्रांति के दौरान। तो सी इसका आंसर है। फ्रांस का देशभक्ति गीत जो मार्शले था ये किसने लिखा था? तो याद कीजिए जब फ्रांस के जो लोग थे वो लड़ाई करने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने एक गाना गाया था मार्शले। तो ये मार्शले जो था वो किन्होंने लिखा था? तो इसका नाम था रॉजर डी लाइल। डायरेक्ट आंसर आपको बता रहा हूं, रॉजर डी लाइल, बी आंसर होगा। रॉजर डी लाइल ने मार्शले गाना लिखा था। जैकोबिन क्लब के सदस्य जो थे वो कौन थे? तो आपको याद होगा जैकोबिन क्लब के सदस्य थे वो बहुत गरीब लोग थे, जो पिछड़े लोग थे वो थे जैकोबिन क्लब के सदस्य। तो उसमें पेस्ट्री वाले भी थे, घड़ी साज भी थे, छपाई करने वाले भी थे, उपरोक्त सभी। तो डी इसका करेक्ट आंसर आएगा क्योंकि जैकोबिन क्लब के सदस्य वही लोग थे जो बहुत ज्यादा गरीब थे। त्रिकोणीय दास व्यापार, जो फ्रांस के अंदर दास व्यापार का सिस्टम था, वो कौन कौन से देश उसमें शामिल थे? उसमें अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप
यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया, अफ्रीका या इनमें से कोई नहीं। तो जो त्रिकोणीय दास व्यापार था वो 3 देशों के बीच चलता था, वो था अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप, यानी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, यानी ये जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 का बच्चों करेक्ट आंसर जो आएगा वो आपका आएगा, ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ए आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट जरा मैं इसकी सेटिंग ठीक कर दूं एक मिनट वीडियो की। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जी हाँ, वीडियो की सेटिंग ठीक कर दी, थोड़ी खराब हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। फिर से वो असर्शन रीजन आ गया। तो असर्शन रीजन में आपको ये पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, मैं आपको इतनी बार बता चुका हूं। देखिए लास्ट बार बता रहा हूं, अगर पहला सही हो और दूसरा भी सही हो और दोनों आपस में जुड़े हुए हो तो ए, अगर पहला सही है दूसरा सही है लेकिन आपस में जुड़े हुए नहीं है तो बी, पहला सही है तो सी, और अगर पहला ही गलत हो जाए तो डी। ये तरीका होता है ढूंढने का। तो फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस समाज वर्गहीन था। ये तो गलत है, समाज वर्गहीन कहां था, वो तो 3 वर्ग में बटा हुआ था, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट, जब ये कह रहा है वर्गहीन था तो ये स्टेटमेंट गलत है। और जब पहला ही स्टेटमेंट गलत हो जाता है तो डी आंसर होता है। आपको सोचने की जरूरत नहीं है, ये पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर पहली स्टेटमेंट गलत हो जाए तो डायरेक्ट आंसर डी होता है। जैकोबिन क्लब के सदस्यों को सौकुलात कहा जाता था। बिल्कुल सही बात है कि जो जैकोबिन क्लब के लोग थे उनको सौकुलात कहते थे क्योंकि वो घुटने के ऊपर के जो कपड़े थे वो पहनते थे। जैकोबिन क्लब के सदस्य बिना घुटनों वाली पैंट पहनते थे, इसलिए तो उनका नाम सौकुलात रखा गया। तो ये रीजन भी सही है, तो दोनों स्टेटमेंट भी सही है कि भाई उनको सौकुलात कहते थे, जैकोबिन क्लब के लोगों को सौकुलात कहते थे। क्यों कहते थे? क्योंकि वो बिना घुटने वाले पैंट पहनते थे, इसलिए ये रीजन भी सही है। तो इसलिए ए जो है वो करेक्ट आंसर है। तो यहां पर बच्चों हमारी आज की क्लास खत्म होती है, जिसमें मैंने आपको असेसमेंट नंबर 1 से लेकर असेसमेंट 10 का आंसर बताया। अगर आप दिल्ली में हो, दिल्ली के स्कूल में हो, तो फिर तो आपके लिए बहुत जरूरी कंपलसरी है ये क्वेश्चन करके ही जाना। अगर आप अदर स्टेट के बच्चों तो भी करके जाना, क्योंकि अल्टीमेटली इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो आपने देख भी लिया कि बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर आप इन क्वेश्चनों को करके जाओगे तो आपको जरूर फायदा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, नमस्कार।